कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकवादी दिन दहाड़े एक बैंक के अंदर घुसता है, ग्राहक बनकर उस बैंक के अंदर घुसता है। हालांकि उस बैंक में बहुत सारे लोग, कई सारे कर्मचारी वहां पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो आतंकवादी किसी कर्मचारी को कुछ नहीं कहता। वो सीधे जो बैंक का मैनेजर है, जो हिंदू है, उस बैंक मैनेजर के केबिन में जाता है। उस आतंकवादी के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। आतंकवादी अपनी छोटी सी पिस्टल निकालता है और जो हिंदू बैंक मैनेजर थे उनके ऊपर गोलियां चला करके बैंक से भाग जाता है। और इस तरह से राजस्थान के विजय कुमार, दरअसल जो राजस्थान से गए थे काम करने उस बैंक में, राजस्थान के विजय कुमार की कश्मीर में हत्या हो जाती है। ये पहला मामला नहीं, दूसरा मामला नहीं, बीते 22 दिनों के अंदर दरअसल आतंकवादियों ने इस तरह से टारगेट किलिंग करते हुए 8 हिंदुओं की हत्याएं की हैं। जिस दिन विजय कुमार को मारा गया उसी दिन एक ईंट भट्टे में काम करने वाले एक बिहारी मजदूर को भी आतंकवादियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लगातार कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है। राजस्थान से, बिहार से जो लोग जाकर कश्मीर में काम कर रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग हो रही है। और ये जो लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, इससे जो भी हिंदू कश्मीर घाटी में रह रहे हैं वो सभी इस वक्त दहशत में हैं। ये दहशत इतनी है कि ये बताया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये हिंदू अपना सामान पैक करके घाटी से बाहर निकल जाना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरे, इन्होंने सुरक्षा मांगी और उसके बाद कहा कि हम घाटी से तुरंत, हमको यहाँ से निकाल दिया जाए, हम अपने घर या जम्मू सुरक्षित वापस जाना चाहते हैं। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में ये वही हालात हैं जो दरअसल 1990 में थे। जी हाँ, 1990 का वो दौर जब कश्मीर घाटी से 5 लाख हिंदू पंडित पलायन कर गए थे। 5 लाख हिंदू पंडित पलायन कर गए थे और हज़ारों जो हिंदू पंडित थे, हिंदू थे, उनको आतंकवादियों ने मार दिया था। कई औरतों के साथ बेरहमी से उनका बलात्कार किया गया, उनके अंग काट डाले गए। आज ये कहा जा रहा है कि दरअसल कश्मीर घाटी में 1990 जैसे ही हालात हैं और इसीलिए वहाँ पर जो भी हिंदू अब तक हैं, जो बचे खुचे हैं, या इस बीच जो हिंदू वहाँ जाकर दोबारा से बस रहे थे, वो एक बार फिर से निकल जाना चाहते हैं। और इस हालात को लेकर के पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस और देश का एक सो कॉल्ड सेकुलर वर्ग जो है, जो देश के बुद्धिजीवी जो हैं, जिनको मैं बुद्धि राक्षस कहता हूँ, वो बहुत खुश हो रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि दरअसल देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, सरकार नाकाम हो गई है, 370 हटाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये जो कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, इस फिल्म की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये बुद्धि राक्षस इस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर के। बाहर से ये भले ही घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, आज अचानक से उनको कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द की चिंता हो जाती है। वो कहते हैं कि सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, उनको बड़ी चिंता हो रही है। वो कह रही है देखिए हमने तो कहा था कि 370 हटाएंगे तो यही सब कुछ होगा। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं अभी और मारे जाएंगे। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये रिएक्शन दिखा रहे हैं कि दरअसल ये लोग बहुत खुश हैं कि कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा था कि 370 हटने के बाद इनकी जो राजनीतिक दुकान थी, जो करप्शन की दुकान थी, जो अलगाववाद को घाटी में बनाए रखने की दुकान थी, वो दुकान इनकी बंद हो रही थी। इनको लग रहा है कि अब इनकी दुकानें फिर से खुल जाएंगी, फिर से चलने लगेंगी। और दूसरी तरफ वो बुद्धि राक्षस
जो कश्मीर फाइल का विरोध कर रहे थे अब तक, ये कहकर कि इस फिल्म में झूठ दिखाया जा रहा है। आज वो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आई इसलिए घाटी के हालात हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जी नहीं। इस खबर का बहुत गहराई से विश्लेषण करने की ज़रूरत है। पहली बात, अगर कश्मीर फाइल फिल्म के आने की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता तो हिंदू नहीं मर रहे होते, क्योंकि कश्मीर फाइल में तो हिंदू महिलाओं का बलात्कार दिखाया गया। कश्मीर फाइल में तो हिंदू पंडितों की हत्याएं दिखाई गई, उनकी जघन्य हत्याएं और उनका दर्द दिखाया गया। अगर इस फिल्म का रिएक्शन कुछ होना था तो वो रिएक्शन हिंदुओं की तरफ से होता। हिंदू हथियार उठा लेते कि हमारे साथ इतना कुछ हुआ। हिंदू पंडित, कश्मीरी पंडित, वो रिएक्ट करते कि हमारे साथ इतनी बेरहमी हुई, हम इसका बदला लेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। रिएक्शन किसकी ओर से हो रहा है? रिएक्शन आतंकवादियों की तरफ से हो रहा है। रिएक्शन पाकिस्तान के जो पिट्ठू हैं उनकी तरफ से हो रहा है। पाकिस्तान के पैसों पे पलने वाले अलगाववादियों और आतंकवादियों का रिएक्शन हो रहा है। अलगाववादी जो धारा जो एक राजनीति में थी कश्मीर में, रिएक्शन उनका हो रहा है। क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 370 हट गई? जी नहीं, ये इसलिए भी नहीं हो रहा कि 370 हटी, क्योंकि 370 हटने के बाद हमने लगातार देखा है कि जम्मू कश्मीर में वहाँ पर हर चौराहे पर, लाल चौक जैसे चौराहे पर और जगह जगह हर चौराहे पर वहाँ तिरंगा फहरा रहा है। लोग वहाँ जनगण मन राष्ट्रगान गाते हैं। इस तरह का बदलाव 370 हटने के बाद हुआ है। तो 370 हटा इसलिए नहीं हो रहा। ये किस लिए हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस खबर पर के बारे में और विस्तार से बताऊं, आपको एक आंकड़ा मैं और देता हूं। उस आंकड़े से आप अंदाज़ा लगाइए। जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जम्मू छोड़ दीजिए, कश्मीर के अंदर इस टूरिस्ट सीज़न में जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, टूरिस्ट सीज़न तो अभी लंबा है, लेकिन मैं अगर जनवरी से लेकर अप्रैल तक की बात करूं तो जनवरी से अप्रैल तक करीब 5.5 लाख टूरिस्ट गए हैं। 5.5 लाख टूरिस्ट जनवरी से मध्य मई के महीने में, अप्रैल के महीने में मान के चलिए 5.5 लाख टूरिस्ट गए हैं। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है अब तक जो है। अब तक अगर जनवरी से लेकर अब तक देखें तो 7 लाख से ज़्यादा टूरिस्टों की बुकिंग हुई है कश्मीर के अंदर। वहाँ पे होटल्स में जगह नहीं है। ये कहा जा रहा है कि लोगों को अपने घरों में भी ब्रेड एंड बटर की जो स्कीम होती है, बेड एंड बटर की जो स्कीम होती है, उस स्कीम के तहत जो है लोगों को इस बात की अनुमति दी जाए कि वो टूरिस्टों को वहाँ रोकें। तो आप सोचिए कि कश्मीर के अंदर टूरिस्टों के जाने का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन क्या आपने सुना कि एक भी टूरिस्ट के ऊपर किसी ने गोली चलाई? आपने सुना कहीं कि किसी भी टूरिस्ट को, हिंदू टूरिस्ट को मारा गया? नहीं, किसी टूरिस्ट को नहीं मारा गया। मारे कौन जा रहे हैं? जो कश्मीर घाटी में बसे हुए हैं या वहाँ नौकरी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि दरअसल कश्मीर के जो जिहादी हैं, मैं जिहादियों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा। कश्मीर में ऐसे बहुत से मुस्लिम हैं जो देश से प्यार करते हैं। ऐसे बहुत से कश्मीर पुलिस में जवान हैं जो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन मैं जिहादियों की बात कर रहा हूँ। कश्मीर के जिहादियों के लिए दरअसल हिंदू ATM है, एनी टाइम मनी। हिंदू नोट छापने की मशीन है कश्मीर के जिहादियों के लिए। क्योंकि जब एक टूरिस्ट वहाँ पर जाता है तो वो नोट खर्च करता है, पैसा खर्च करता है। वो पैसा जो स्थानीय कश्मीरी हैं उनके पास जाता है। जो आम कश्मीरी, इस वक्त कश्मीर में आप जानते हैं कौन है, कश्मीर में सभी मुस्लिम हैं जो वहाँ बसे हुए हैं। तो ये जो पैसा है वो दरअसल उन कश्मीरी मुसलमानों के पास जाता है जो जितने टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं, जो हिंदू भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं। तो अगर हिंदू टूरिस्ट के रूप में आएगा तो उसका स्वागत है, उसकी जान सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वो पैसा देने के लिए आ रहा है। इसीलिए अब तक एक भी टूरिस्ट को नहीं मारा गया
ज़्यादातर टूरिस्ट हिंदू हैं, उसके बावजूद उनको नहीं मारा गया। लेकिन मारा किन्हें जा रहा है? मारा उन्हें जा रहा है जो वहाँ नौकरियां कर रहे हैं, जो वहाँ बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत करीब करीब 4,500 कश्मीरी हिंदुओं को घाटी में बसाया गया, इसलिए क्योंकि 1990 में घाटी को हिंदू विहीन कर दिया गया था, उसकी डेमोग्राफी बदल दी गई थी। कश्मीर को पाकिस्तान बनाने के लिए हिंदुओं को वहाँ से निकाल दिया गया था, और इसीलिए अब कश्मीर में जब 370 हटा तो सरकार की ये कोशिश है, ये पहल है कि कश्मीर में एक बार फिर से डेमोग्राफी जो है, जो बदल गई थी, उसको ठीक किया जाए, और इसलिए हिंदुओं को वहाँ बसाया जा रहा है। देश भर से बाकी लोग भी जाके वहाँ बस रहे हैं। ऐसे 4,500 लोगों को बसाया गया। अब ये जो 4,500 लोग जाकर वहाँ बसे हैं, काम कर रहे हैं, इनको जिहादी कैसे देख रहे हैं? जिहादियों को लग रहा है ये जो मुस्लिम कश्मीरी हैं, ये जो बाहर से आ रहे हैं, मुस्लिम कश्मीरी की नौकरियां ले रहे हैं। जिहादियों को लग रहा है ये लोग जो यहाँ पर आ गए, अब बस जाएंगे तो ये जो हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का या कश्मीर को इस्लामिस्तान बनाने का, शरीय कानून से चलाने का जो हमारी पूरी एक हमारी जो उनकी प्लानिंग है, उस प्लानिंग में खलल पड़ जाएगा, उस प्लानिंग को वो उसमें नाकामयाब हो जाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दरअसल ये जो लोग गए हैं, जो वहाँ बसे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है। अब आप ये भी सोचिए कि ऐसा कैसे संभव है कि एक आतंकवादी मुंह पे कपड़ा बांध करके एक बैंक में आता है जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक उसी जगह पर जाता है जहाँ उस बैंक का एकमात्र हिंदू एम्प्लॉय काम कर रहा है। क्या कहीं ना कहीं कोई मिली भगत नहीं है? क्या जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग दरअसल वहाँ पर और लोग काम कर रहे हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं, क्या वो कश्मीरी मुस्लिम आतंकियों के मददगार नहीं बने हुए? उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने कश्मीर फाइल फिल्म में भी देखा होगा कैसे एक जो मुस्लिम जो एक पड़ोसी है, वो अपने हिंदू पड़ोसी के बारे में खबर देता है कि वो अंदर ही है और अनाज के गोदान और जो ड्रम है उसमें छुपा हुआ है, ये जानकारी देता है। आज भी ये चीज़ लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनके बारे में मुखबरी की जा रही है। ये मुखबरी हिंदुओं के साथ काम करने वाला कोई कर्मचारी भी दे सकता है या कोई और भी दे सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दरअसल जिहादियों के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, आतंकवादियों के OWG हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनके लिए काम करते हैं पैसा लेकर या किसी और मकसद से। जिहाद उनके दिमाग में चढ़ा हुआ, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और इसके पीछे एक कारण और भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ये आपको थ्योरी बता रहा हूँ। अभी जो एक हिंदू महिला शिक्षिका को मारा गया, उसके परिवार के लोगों ने कहा कि इसके साथ काम करने वाले जो लोग थे उनमें कुछ लोगों में जेलसी थी, और उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह की चीज़ हो सकती है कि जेलसी के मारे साथ में काम करने वाले किसी ने इसके बारे में जानकारी दी। तो ये मामला बहुत गंभीर मामला है, ये हमको देखना पड़ेगा। ये जिहादियों के ओवरग्राउंड वर्कर कौन है जो हिंदुओं के बारे में इतनी स्पेसिफिक सूचना दे रहे हैं? अब मैं इस मुद्दे पर आता हूँ कि क्या कश्मीर के हालात 1990 जैसे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1990 जैसे हालात बिल्कुल नहीं हैं। 1990 में क्या होता था? 1990 में ये होता था कि आतंकवादी वहाँ पर जब किसी को मारते थे, किसी हिंदू पंडित को मारते थे, उसकी हत्या करते थे, किसी महिला का बलात्कार करते थे, या भारतीय सुरक्षा बल जो है या भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को जब आतंकवादी आकर दिन दहाड़े मार देते थे, उसके बाद उनको कोई सज़ा नहीं होती थी। 30 साल तक, 30 साल के बाद, 32 साल के बाद जाकर यासीन मलिक, जिसने 4 भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की हत्या की थी, आज 32 साल बाद वो जेल गए। इससे पहले तो वो प्रधानमंत्रियों के साथ घूमता था। तो पहले आतंकवादी हत्या करते थे हिंदुओं की, भारतीय सुरक्षा बलों की, और उसके बाद वो आज़ाद घूमते थे, हीरो की तरह घूमते थे, लोकल नायक हो जाते थे वो रातों रात, और उनको पूरे स्थानीय आबादी हीरो की तरह ट्रीट करती थी। और स्थानीय आबादी नहीं बल्कि स्थानीय नेता और दिल्ली में बैठे नेता भी उनको हीरो की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन क्या आज ऐसा है? जी नहीं।
आज जो लोग हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, जो आतंकवादी कार्रवाइयां कर रहे हैं, आज उनकी आतंकी घटना करने के बाद उनकी उम्र जो है वो बचती है सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, बस। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों के अंदर सुरक्षाकर्मी ऐसे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको ढेर कर देते हैं, उनको मार गिराते हैं। कई आतंकवादी तो बाकायदा सिर्फ 24 घंटे के अंदर मार गिराए गए। 1990 में ऐसा नहीं होता था। तो 1990 जैसे हालात इसलिए नहीं हैं। आज आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों की बात करूं, अगर मैं कुछ मई महीने की बात करूं, मई से लेकर अब तक 27 आतंकवादी जो हैं वो सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। और इन 27 आतंकवादियों में 17 लोकल हैं, कश्मीरी आतंकी थे, 10 पाकिस्तानी मारे गए। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान अभी भी अपनी पूरी तरह से अपने आतंकवादियों को भेज रहा है और उनको जो है किसी तरह से जो है स्थानीय लोगों को मारने की या यहाँ के माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। 370 हटने के बाद पाकिस्तान और कश्मीर के राजनेताओं और दिल्ली में बैठे कुछ राजनेताओं के पेट में भी ज़्यादा दर्द था और वो अभी भी अपनी साजिशों में लगे हैं। तो 1990 जैसे हालात इसलिए नहीं हैं क्योंकि आज आतंकवादी मारे जा रहे हैं। दूसरी बात, आज जो आतंकवादी मार रहे हैं वो बिल्कुल रॉ हैं, यानी कि वो ऐसे लड़के हैं जिनको पैसा दे दिया या जिनके दिमाग में जिहाद भर दिया, एक छोटी सी पिस्टल दे दी और उनको कहा कि यहाँ जाओ मार दो। ये काम अपने आप में बहुत आसान है। पहले आतंकवादी जो थे उनको बाकायदा सीमा पार भेजा जाता था, LOC के पार भेजा जाता था। पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग देता था, फिर बड़े बड़े गन्स हाथ में दे करके बड़े बड़े हथियारों के साथ भेजता था और फिर वो आतंकवादी कार्रवाइयाँ करते थे। आज बड़े गन लेकर, आज ट्रेनिंग लेकर के आना या इस तरह से बड़े बड़े हथियार लेकर के घूमना कश्मीर में बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए छोटे छोटे पिस्टल जो कहीं भी आप बैग में छुपा कर, किसी भी तरह से छोटी सी पिस्टल छुपा करके ये लड़के आते हैं, आतंकी आते हैं और उसके बाद जो है वो कार्रवाई जो है वो हत्या कर देते हैं। तो पहले जबकि आतंकवादी जब आते थे वो गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पर और वैसे जो है बड़े बड़े हथियार, AK-47 जैसे बड़े बड़े हथियार, उससे गोलियां दागते हुए आते थे और उनका कोई बाल बांका नहीं करता था। वो गोलियां दागते आते थे और किसी की हत्या करके गोलियां बरसा के निकल जाते थे। लेकिन आज आतंकवादी ऐसा दुस्साहस नहीं कर रहे। आज वो छुप छुपाते अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके आते हैं, अपनी पहचान छुपा करके चुपचाप आते हैं, छोटा सा हथियार लेके आते हैं, किसी कोने से चुपचाप आते हैं, चोर की तरह आते हैं और हत्या करके चोर की तरह भाग जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये हीरो की तरह आते थे, बड़े बड़े गन लेकर, और हीरो की तरह किसी को मार के निकल जाते थे। तो 1990 जैसे हालात नहीं हैं, इस बात को समझिए। एक और कारण मैं देता हूँ जो मैं कह रहा हूँ, 1990 जैसे हालात नहीं हैं। आज जो आतंकवादी इन चीज़ों में लगे हुए संलग्न हैं, ये ट्रेंड नहीं है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग होकर नहीं आ रहे। ये सिर्फ इस तरह के लड़के हैं जिनको बहका दिया गया, जिनके हाथ में गन दे दी गई। तो 1990 जैसे हालात कतई नहीं हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हालात अभी जो हैं वो गंभीर हैं, चुनौतीपूर्ण हैं। होम मिनिस्ट्री और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। हालात को कैसे ठीक किया जाए उसको संभालने की कोशिश की जा रही है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा वहाँ शुरू हो रही है, कैसे वो यात्रा सुरक्षित निकाले उस पर लगातार काम हो रहा है। और देर सवेर गृह मंत्रालय और भारतीय सुरक्षा बल जो हैं इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं इस उम्मीद में हूँ कि जल्दी इसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई इसका जो है इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। 1990 जैसे हालात नहीं हैं। लोगों को सुरक्षा चाहिए, सरकार उसके लिए काम कर रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 6 जून तक जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको किसी सुरक्षित जगह पर, उनको सुरक्षित महफूज वातावरण में उनको ले जाकर उनको बसा दिया जाएगा। लेकिन एक लड़ाई अभी भी लड़नी पड़ेगी। एक लंबी लड़ाई अभी भी लड़नी पड़ेगी इन आतंकवादियों से, इन अलगाववादियों से। और वो लड़ाई जारी है, वो लड़ाई हम जीतेंगे। भारत वो लड़ाई जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज चुनौतीपूर्ण सिचुएशन है। इस चुनौतीपूर्ण हालात को में कोई भी रिएक्शन बहुत सोच समझ के कीजिए। 1990 जैसे हालात है ऐसे कह करके 1990 में जो पाप हुआ, 5 लाख हिंदुओं का जो पलायन हुआ, उसका इतना सरलीकरण मत कीजिए, इस तरह से मत कहिए।
थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत है, सुरक्षित रखना है, वहाँ जो लोग बसे हुए हिंदू उनको सुरक्षित रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन भरोसा रखिए 370 हटी है तो इस तरह के रिएक्शंस होंगे, इस तरह की साजिशें होंगी, लेकिन 370 हटना ज़रूरी था और कश्मीर फाइल जैसे फिल्म का आना भी ज़रूरी था ताकि लोगों की आंखें खुलें। लेकिन ये वक्त थोड़ा समझदारी दिखाने का है और उम्मीद है कि ये दौर भी जल्द ख़त्म होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।